अ क्लोज़र लुक द चोलास। हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा जो कि मेडिवल टाइम्स में बहुत प्रोमिनेंट थी। इन्हीं में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, दैट वाज द चोला डायनेस्टी। तो हम उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, उसकी केस स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो मैप दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप देखेंगे कि चोला एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग डायनेस्टीज़, उसके जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ द चोलास इन साउथ इंडिया। यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस दी हुई है और कौन कौन सी दूसरी डायनेस्टीज़ उस टाइम रूल कर रही थी किन एरियाज़ पर, उनके नाम दिए हुए हैं। नाउ फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। तो चोला डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी, लेकिन कैसे वो इतनी ज़्यादा पावरफुल बनी। सो स्टार्टिंग में कावेरी डेल्टा में एक छोटी सी माइनर चीफली फैमिली थी जिसे मुत्तरैयर कहा जाता था। तो वो कावेरी डेल्टा में उनकी पावर थी और वो कोई किंग नहीं थे, बल्कि पल्लव किंग्स जो थे कांचीपुरम के, उनके वो सबॉर्डिनेट थे, यानी कि हम बोल सकते हैं उनके वो सामंत थे। विजयालया जो कि इस एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलास को बिलोंग करता था। बहुत एंशियंट टाइम में भी जो चोला फैमिली थी वो उरैयूर को बिलोंग करती थी। तो एक पर्सन था उस फैमिली से जो बिलोंग करता था, उसका नाम था विजयालया। उसने उस कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया और वहाँ पर वो इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी वो वहाँ पर रूल करने लगा मुत्तरैयर से। ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर, और विजयालया ने ही थंजावुर जो टाउन है जो बहुत फेमस है उसे बनाया था, उसे बिल्ड किया था। और वहाँ पर उसने एक टेम्पल बिल्ड किया था, एक मंदिर बनाया था निशुंभ शुदिनी का, यानी कि गॉडेस दुर्गा का। विजयालया के बाद जितने भी रूलर्स बने जो उसके सक्सेसर्स थे, उन्होंने आसपास के जो किंगडम्स थे, आसपास के जो रीजन्स थे, उन्हें भी कैप्चर किया। और इसी तरह जो चोला डायनेस्टी थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई साइज़ में भी और पावर में भी। उसके जो नेबरिंग डायनेस्टीज़ थी, नेबरिंग जो किंगडम्स थे चोला के, पंड्या एंड पल्लवा, तो उनकी टेरिटरीज़ भी चोला किंगडम का ही एक पार्ट बन गया। Now Raja Raja first is considered as the most powerful Chola ruler। सबसे पावरफुल रूलर चोला डायनेस्टी का माना जाता है राजा राजा फर्स्ट को। तो वो 985 एडी में किंग बना और उन्होंने इन एरियाज़ पर जो पंड्या और पल्लवा के जो एरियाज़ थे उन पर कंट्रोल अपना एक्सपांड किया, फैलाया। उन्होंने अपने एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा खासा किया था। और राजा राजा फर्स्ट का जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने अपने फादर की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया था और उसने गंगा वैली तक भी अपना कैप्चर कर लिया था, अपना एक्सपेंशन कर लिया था अपनी टेरिटरी का। इसके अलावा श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ थी वहाँ तक भी इसकी पहुँच थी, वहाँ पर भी उसने काफ़ी एरियाज़ पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था। और साथ ही उसने एक नेवी भी डेवलप की थी, ताकि अगर वो समुद्री रास्ते से किसी से युद्ध करे या किसी कंट्री पर आक्रमण करने जाए तो उसके लिए उसने एक बहुत अच्छी नेवी, पावरफुल नेवी डेवलप की थी राजेंद्र फर्स्ट ने। नाउ स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। हम देखते हैं कि चोला एम्पायर के टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे। तो थंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम दोनों प्लेसेस के नाम हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। थंजावुर में जो टेम्पल्स थे वो राजा राजा फर्स्ट ने, और गंगईकोंड चोलपुरम में राजेंद्र फर्स्ट ने टेम्पल्स बनाए थे। तो ये आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मतलब मूर्तिकला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स माना जाता है। तो जो चोला टेम्पल्स थे उन्हें वो काफ़ी हद तक न्यूक्लियाई मतलब सेंटर्स थे, उनके आसपास जो सेटलमेंट्स थे उनका वो सेंटर थे। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, जो कारीगरी का काम होता था, उसके जो टेम्पल्स होते थे उस टाइम के वो सेंटर्स थे। तो टेम्पल्स जो होते थे वो उनके बनाने के लिए जो ज़मीन होती थी वो रूलर्स भी प्रोवाइड करते थे, रूलर्स भी ज़मीन दान में देते थे टेम्पल्स बनवाने के लिए, और जो दूसरे रिच लोग होते थे वो भी इन ज़मीन को दान में दिया करते थे फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल्स। यहाँ पर आपको एक टेम्पल दिख रहा है, दिस इज़ द टेम्पल एट गंगईकोंड चोलपुरम। ये गंगईकोंड चोलपुरम में एक टेम्पल बना हुआ है, राजेंद्र फर्स्ट ने जो बनवाया था। नाउ आप इसको नोटिस करेंगे कि कितनी बारीकी से यहाँ पर
आर्किटेक्चर किया हुआ है। मतलब आप देखेंगे कि जो रूफ़ है, ये जो छत दिख रही है टेम्पल की, वो किस तरह से बनी हुई है। उसके ऊपर भी बहुत सारे स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और जो दीवारें हैं टेम्पल की, वहाँ पर भी उसके ऊपर भी डेकोरेट किया गया है स्कल्पचर्स से। सो बहुत अच्छे अच्छे, बहुत मैग्निफिसेंट टेम्पल इस टाइम पर बनवाए गए थे। अब ये जो मंदिरों के लिए जो लैंड दिया जाता था, उस लैंड का जो प्रोडक्शन होता था, मतलब उस लैंड से जो कुछ भी पैसा मिलता था, उसे किस में खर्च किया जाता था? जितने भी लोग होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, कारीगर होते थे, जो उस टेम्पल के लिए काम करते थे, उनमें वो खर्च किया जाता था। और ये लोग कभी कभी उस टेम्पल के आसपास ही रहा करते थे। फॉर एग्जांपल प्रीस्ट जो पुजारी होते थे, गार्लैंड मेकर्स जो माला बनाने वाले होते थे, फूल माला बनाने वाले, कुक्स मतलब जो मंदिरों में जो भंडार होता है या फिर जो अन्न ग्रह होता है जहाँ पर प्रसाद वगैरह बनता है लोगों में बंटने के लिए, वो कुक्स, स्वीपर्स जो साफ़ सफाई करते थे, म्यूजिशियंस, वहाँ पर जो म्यूजिशियंस होते थे, डांसर्स होते थे, इन सभी स्पेशलिस्ट के मेंटेनेंस के लिए वो पैसा खर्च किया जाता था। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टेम्पल्स सिर्फ वर्शिप करने के लिए प्लेसेस नहीं थी, सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी, बल्कि दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। वहाँ पर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता था, मतलब इतने सारे लोगों को वहाँ पर काम मिलता था, उनका ऑक्यूपेशन था ये। सोशल एंड कल्चरल लाइफ, वहाँ पर हमें जो भी आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है, उसका वो एक हब था। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. अब temples में जो भी crafts करे जाते थे, जो भी कारीगरी की जाती थी, उनमें से bronze images जो कांसे की मूर्तियाँ होती थी, वो सबसे अलग हमें दिखाई देती है। तो चोला टाइम की जो bronze images है, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फाइनेस्ट मानी जाती है, मतलब सबसे अच्छी मानी जाती है ब्रॉन्ज इमेजेस के मामले में। ज़्यादातर जो डीटीज़ होते थे, जो इमेजेस होते थे गॉड्स और गॉडेसेस के, वो ब्रॉन्ज के बनाए जाते थे। मतलब जो ब्रॉन्ज में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो ज़्यादातर तो गॉड्स एंड गॉडेसेस की ही बनाई जाती थी, पर कभी कभी डिवोटीज़ की भी बनाई जाती थी। जो उनकी पूजा करने आते थे, तो उन डिवोटीज़ की भी ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई जाती थी। यहाँ पर आपकी बुक में एक ब्रॉन्ज इमेज दी हुई है। ये चोला के टाइम का, चोला डायनेस्टी के टाइम का एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, एक मूर्ति है। अब इसको आप देखिए कि कितना केयरफुली इसको डेकोरेट किया है। मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपको ज्वेलरी दिख रही है, ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, वहाँ वहाँ पर कितने अच्छी तरह से, कितनी एक्यूरेसी से यहाँ पर उन्होंने ऑर्नामेंट्स को दिखाया हुआ है। इसके बारे में हम और भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये इमेजेस कैसे बनाई जाती थी। नाउ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। चोला एम्पायर के टाइम पर एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर भी बहुत ध्यान दिया गया था, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। तो चोला रूलर्स जो थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि इरिगेशन वर्क्स अच्छे से हो। इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी देना, तो उसके लिए नई नई टेक्निक्स उन्होंने स्टार्ट की, और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो, इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। अब अगर हम देखेंगे चोला एम्पायर की जो लोकेशन है, वो कावेरी रिवर के आसपास की है। तो हम ये देखेंगे, जो अभी हमने जो मैप देखा था, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कावेरी रिवर है, वो बे ऑफ बंगाल में, मतलब यहाँ समुद्र से मिलने से पहले बहुत सारी ब्रांचेस में हमें बटी हुई दिखाई देती है ना। तो वो जो कैनाल्स हैं, वो कावेरी रिवर से निकली हुई कैनाल्स हैं, जो कि इरिगेशन में हेल्पफुल होती थी। तो ये जो चैनल्स होते थे, ये जो रिवर से जो चैनल्स निकाले जाते थे, नहरें निकाली जाती थी, वो जब भी ज़्यादा बारिश होती थी तो बार बार ओवरफ्लो होती रहती थी, उसमें ज़्यादा पानी भर जाता था। तो उसमें क्या होता था, वो अपने साथ मिट्टी लेकर चलती थी। सो जो उनके आसपास का जो किनारा होता था नदियों के या फिर चैनल्स के, तो उसके आसपास वो फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट कर देती थी, एक जगह इकट्ठा कर देती थी। तो वो जो लैंड होती थी, वो खेती के लिए बहुत अच्छी हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी। नाउ एग्रीकल्चर के लिए जो मॉइस्चर ज़रूरी होता है, उसके लिए भी ये चैनल्स हेल्प करते थे। पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, राइस के कल्टिवेशन के लिए जो मॉइस्चर प्रोवाइडेड होता है, नेसेसरी होता है, तो उस नेसेसिटी को ये चैनल्स पूरा करते थे। Although agriculture had developed earlier in the other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. तो भले ही एग्रीकल्चर पहले भी हुआ करता था तमिलनाडु के दूसरे पार्ट्स में, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी से
ये जो एरिया था तमिलनाडु का, वो लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए पूरा खुल गया था, मतलब बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती हुआ करती थी। तो अगर खेती ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोग खेती कर रहे हैं लार्ज स्केल पर, तो उसके लिए उन्हें ज़मीन चाहिए होती थी। तो उसके लिए वो क्या करते थे, फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, फॉरेस्ट काटते थे कुछ रीजन्स के, और बहुत सारे रीजन्स में उनको लैंड को भी लेवल में रखना पड़ता था, क्योंकि खेती करने के लिए ज़मीन बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए। डेल्टा रीजन में जो एम्बैंकमेंट्स होते थे वो बनाए जाते थे। एम्बैंकमेंट्स का यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। सो एम्बैंकमेंट्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि फ्लड कंट्रोल किया जा सके। जो नदियों में बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं, और कैनाल्स भी कंस्ट्रक्टेड की जाती थी ताकि खेतों में आसानी से पानी जा सके। सो बहुत सारे एरियाज़ में 2 क्रॉप्स इन अ ईयर ग्रो की जाती थी, एक साल में 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी। बहुत सारे केसेस में इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, मतलब जिन एरियाज़ में पानी नहीं जा पा रहा है, नदियाँ नहीं हैं, तो वहाँ पर आर्टिफिशियली पानी देना होता था। तो इसके लिए बहुत सारी मेथड्स यूज़ की गई इरिगेशन की। कुछ एरियाज़ में कुएँ खोदे गए, दूसरे प्लेसेस में बड़े बड़े टैंक बनाए गए ताकि रेन वाटर कलेक्ट हो सके, जब भी बारिश का पानी आए तो उस पर वो उस टैंक में वो कलेक्ट हो सके। तो रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। ये जो इरिगेशन वर्क होते थे आर्टिफिशियल वाले, उनमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती थी। जैसे कि पहले तो प्लान करना कि हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसके बाद लेबर ऑर्गेनाइज करना कि मजदूरों को हम बुलाएं, उन्हें बताएं कि कैसे बनाना है, उनको सैलरी देना, रिसोर्सेज मतलब उनको सैलरी देना जो पैसे लगते हैं उसमें, और इन कामों को मेंटेन करना, और ये डिसाइड करना कि पानी अब कैसे शेयर किया जाए, मतलब खेतों में कैसे अलग अलग पानी दिया जाए। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। तो ये जो इरिगेशन वाला वर्क था, इस काम में बहुत सारे जो नए रूलर्स थे इस टाइम के, उन्होंने, और जो गाँवों में जो लोग रहते थे, विलेजेस में जो लोग रहते थे, उन्होंने भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया इस टाइप की एक्टिविटीज़ में। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था? सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स नोन एज उर बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो अभी हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर में, कि इस टाइम पर एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था, लार्ज स्केल में होने लगा था। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो पीसेंट्स होंगे, यानी कि जो फार्मर्स होंगे, वो ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे, उनकी वेल्थ ज़्यादा बढ़ेगी। तो इनका एक ग्रुप हुआ करता था, सेटलमेंट हुआ करता था फार्मर्स का, जिससे कहा जाता था उर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो ऐसे विलेजेस का जो ग्रुप होता था वो मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाता था, जिसे कहा जाता था नाडू। तो नाडू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो जो विलेज काउंसिल होती थी और जो नाडू होता था, उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना उस एरिया से, उन विलेजेस से, या फिर जस्टिस देना। लोग जो भी शिकायत लेकर आए, फरियाद लेकर आए, तो उनको जस्टिस देना, ये उनका काम होता था। जो रिच पीसेंट्स होते थे वेल्लल कास्ट के, तो ये एक कास्ट है तमिलनाडु की, वेल्लल कास्ट। तो इस कास्ट के जो रिच फार्मर्स होते थे, वो नाडू के जो अफेयर्स होते थे, जो नाडू के जो भी डिसीजन मेकिंग अफेयर्स होते थे, उन पर भी उनका कंट्रोल होता था अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। राजा जो होता था, रूलर जो होता था, वो एक ऑफिसर अपॉइंट कर देता था, एक डिपार्टमेंट बना देता था, उसके अंडर में ये जो रिच पीसेंट्स थे वो नाडू के जो अफेयर्स होते थे उनको कंट्रोल कर सकते थे। तो जो चोला किंग्स थे, उन्होंने कुछ रिच लैंड ओनर्स को टाइटल्स दिए थे, जो बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक थे और रिच जो थे, उन्हें टाइटल्स दिए थे। फॉर एग्जांपल मुवेंदवेलन, इसका मतलब है अ वेलन और पीसेंट सर्विंग 3 किंग्स। एक ऐसा पीसेंट, एक ऐसा फार्मर जो 3 किंग्स को सर्व कर रहा हो। अरैयार मीन्स चीफ एट्सेट्रा, ऐसे टाइटल्स उन्हें दिए जाते थे। और ये जो टाइटल्स होते थे, ये रिस्पेक्ट दिखाते थे उन पीसेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, या फिर उन्हें इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज स्टेट या फिर सेंटर में उन्हें इम्पॉर्टेंट पोस्ट देने के लिए ये टाइटल्स दिए जाते थे। नाउ टाइप्स ऑफ लैंड। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन का पार्ट दिया हुआ है। चोला इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिलते हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं लैंड की, अलग अलग टाइप की ज़मीन बताई गई है। फॉर एग्जांपल वेलन वगाई। तो वेलन वगाई एक ऐसी लैंड होती थी जो कि नॉन ब्राह्मण पीसेंट्स की होती थी। ऐसे पीसेंट्स जो ब्राह्मण नहीं होते थे उनकी लैंड होती थी। ब्रह्मदेया मतलब ऐसी लैंड जो ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी जाती थी।
शालभोगा मतलब ऐसी लैंड जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी, जहाँ पर स्कूल बनाया जाता था। देवदान या फिर तिरुनामत्तुकानी ऐसी लैंड जो टेम्पल्स को गिफ्ट दी जाती थी, टेम्पल्स बनाने के लिए गिफ्ट में दी जाती थी। पल्लेछंदम एक ऐसी लैंड जो जैन इंस्टीट्यूशंस को दान में दी जाती थी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स थी चोला डायनेस्टी के टाइम पर। अब हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो ब्राह्मण्स होते थे उनको कई बार राजा जो होते थे वो लैंड ग्रांट्स देते थे, मतलब ज़मीन गिफ्ट में दे देते थे, दान में दे देते थे, जिसे ब्रह्मदेया कहा जाता था। तो एज अ रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स कावेरी वैली में और साउथ इंडिया के दूसरे पार्ट्स में एमर्ज होने लगे, क्योंकि उनको वो ज़मीन जो होती थी वो दान में दे दी जाती थी। तो ईच ब्रह्मदेया वॉज लुक आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। एक असेंबली होती थी या फिर जिसे हम सभा बोल सकते हैं, जिनमें कि जो इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे, जिनके पास ज़मीन होती थी, ऐसे ब्राह्मण इस असेंबली में होते थे। और जो ब्रह्मदेया यानी कि जो लैंड होती थी ब्राह्मणों को गिफ्ट में दी जाने वाली, उनकी ये देखभाल करते थे। तो ये जो असेंबलीज होती थी वो बहुत इफ़िशिएंटली वर्क करती थी, अच्छी तरह से काम करती थी। और वो जो डिसीजन लेते थे उस असेंबली में, उनको डिटेल के साथ एक इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया जाता था, उन्हें इंस्क्रिप्शंस पर खुदवाया जाता था। कई बार ये इंस्क्रिप्शंस हमें टेम्पल्स की जो वॉल्स होती हैं, पत्थर की जो दीवारें होती हैं, वहाँ पर भी हमें आज भी देखने को मिल सकते हैं। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स को कहा जाता था नगरम्स। ट्रेडर्स का जो ग्रुप होता था, उनका जो एसोसिएशन होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसे नगरम कहा जाता था। तो ये भी टाउन्स में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म किया करते थे। उत्तरा मेरूर में जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये तमिलनाडु के चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें हमें डिटेल्स मिलती है कि कैसे सभा बनती थी। तो ये जो सभा होती थी उसमें अलग अलग कमिटीज़ होती थी, ताकि वो अलग अलग कामों की देखभाल कर सके। फॉर एग्जांपल इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एट्सेट्रा, अलग अलग कमेटी का अलग अलग काम होता था। तो ऐसे इंसान जो एलिजिबल होते थे इस कमेटी के मेंबर बनने के लिए, उन सभी के नाम छोटे छोटे पाम लीफ पर, पाम के पत्तों पर लिख दिए जाते थे और उन्हें एक मिट्टी के पॉट में, मिट्टी के घड़े में रख दिया जाता था फोल्ड करके। और एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता था, तो उनमें से वो कोई एक टिकट 1 बाय 1 टिकट्स पिक करता जाता था, उठाता जाता था, और जिसका भी नाम आता था वो उस कमेटी का मेंबर बनता जाता था। तो इस तरह से इलेक्शन हुआ करता था। अब यहाँ पर एक पार्ट दिया हुआ है, वर्किंग ऑफ अ सभा अकॉर्डिंग टू दी उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन हमें मिला है उसमें बताया गया है कि सभा कैसे वर्क करती थी। तो all those who wish to become members of the sabha should be owners of land from which land revenue is collected। यहाँ पर हमें एलिजिबिलिटी बताइए कि कौन उस इलेक्शन में पार्ट ले सकता था। तो ऐसे इंसान जो मेंबर्स बनना चाहते हैं सभा के, उन्हें लैंड ओनर होना चाहिए, मतलब एक ऐसी लैंड उनके पास होनी चाहिए जहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो। इसके अलावा उनके खुद के घर होने चाहिए, वो 35 और 70 ईयर्स के बीच के होने चाहिए, उन्हें वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होने चाहिए। अगर कोई भी इंसान किसी भी कमेटी में लास्ट 3 ईयर से मेंबर है तो वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, वो एलिजिबल नहीं होता था। और एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स, उसके जो अकाउंट्स हैं किसी ने सबमिट नहीं किए हैं, तो वो भी अपने रिलेटिव्स के या खुद के भी अकाउंट्स जिसने सबमिट नहीं किए हैं, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता था। So do you think women participated in these assemblies? In your view, are lotteries useful in choosing members of committees? क्या आपको लगता है कि इसमें women भी participate करती होंगी, औरतें भी participate कर सकती होंगी? ये आपको सोचना है। और क्या आपको लगता है कि ये जो लॉटरी सिस्टम होता था कि एक चिट निकालते थे, उससे कमेटी मेंबर चूज़ करते थे, तो क्या वो सही होता था, यूज़फुल होता था? What do you think? While inscriptions tell us about kings and powerful men, इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर हमें किंग के बारे में या फिर किसी पावरफुल इंसान के बारे में बताते थे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सर्प्ट है, एक पार्ट है पेरिया पुराणम का। एक 12th सेंचुरी तमिल वर्क है, तमिल बुक है पेरिया पुराणम, जिसमें हमें ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, जो सिंपल मैन और वुमेन रहते हैं, कॉमन पीपल, उनकी लाइफ हमें पता चलती है। तो ये उसका एक पार्ट दिया हुआ है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदानुर वॉज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलैयाज।
यहाँ पर उन्होंने पुलैयास एक कास्ट थी जिसे आउटकास्ट, पुलैयास कास्ट को जो लोग बिलोंग करते थे उन्हें आउटकास्ट घोषित कर दिया गया था, मतलब उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था बिकॉज वो अनटचेबल्स माने जाते थे। तो उनकी सोसाइटी के बारे में बताया कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं। तो बताया है कि अदानुर एक जगह है, वहाँ के बाहर, मतलब वो सिटी से या विलेज से बाहर रहा करते थे। तो पुलैयास की जो बस्ती है वो बसी हुई है, वहाँ पर छोटी छोटी हट्स हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, और वहाँ पर बहुत सारे एग्रेरियन लेबरर्स हैं, मतलब जो खेती का काम करते हैं, तो वो अपने अपने ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड हैं। जितने भी हट्स का जो थ्रेशोल्ड है वो लेदर के स्ट्रिप से कवर्ड है, मतलब जो जानवरों की खाल होती है उससे कवर्ड है वो हट्स। और उन हट्स के बाहर जो छोटे छोटे चिकन्स होते हैं, मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो ग्रुप्स में इधर उधर मूव कर रहे हैं। और जो डार्क चिल्ड्रन हैं वो अपने हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए हैं ब्लैक आयरन का, और उनके हाथ में लिटिल पपीज़ हैं और वो घूम रहे हैं वहाँ पर। और मुरुडू का मतलब होता है अर्जुन का पेड़। तो अर्जुन के पेड़ के नीचे एक फीमेल मजदूर ने अपने बेबी को सुला रखा है इन द शीट ऑफ लेदर से उसको ढक रखा है। और वहाँ पर मैंगो ट्रीज़ भी हैं जिनकी ब्रांचेस से ड्रम्स लटके हुए हैं, जो ढोल होते हैं वो लटके हुए हैं। और कोकोनट ट्रीज़ के नीचे छोटे छोटे गड्ढे हैं ज़मीन पर, और उसके नीचे से जो छोटे छोटे सिर वाली जो बिचेस हैं वो सो रही हैं, वो ऐसे ही आराम कर रही हैं। जो रेड क्रेस्टेड कॉक्स हैं, मतलब रेड कलर की कलगी वाले जो कॉक होते हैं, मुर्गे होते हैं, वो शाम होने से पहले अपनी आवाज़ लगाते हैं, बांग लगाते हैं, ताकि उन लोगों को, जो पुलैयार लोग हैं, उन्हें वो काम से वापस बुला ले कि अब काम हो गया है। और जैसे जैसे दिन ख़त्म होता जाता है तो जो कांजी ट्री है उसकी शेड में बहुत सारे वेवी हेयर, घुंघराले बालों वाली जो पुलैया विमेन हैं, उनके गाने की आवाज़ आती है जब वो पैडी को हस्क करती, जब उसमें से वो अनाज निकालती हैं और कचरा अलग करती हैं। सो दिस वॉज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम पेरिया पुराणम, जिसमें हमें कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में बताया गया है। वर देयर एनी ब्राह्मणाज इन द हैमलेट? तो यहाँ पर हमें क्या ये जो बस्ती के बारे में बताया है कि वहाँ पर ब्राह्मण रहते थे? नो, ब्राह्मण नहीं रहते थे, बिकॉज ये जो आउटकास्ट लोग थे उनकी बस्ती थी। डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वर टेकिंग प्लेस इन द विलेज। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दे रही कि कौन क्या कर रहा है वो आपको लिस्ट करनी है। वाई डू यू थिंक टेम्पल इंस्क्रिप्शंस इग्नोर दीज एक्टिविटीज़? अब टेम्पल्स में जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें क्यों नहीं बताते हैं? दिस यू हैव टू थिंक। चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी। अब जिस टाइम पे हम चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, उसी टाइम पर चाइना में टैंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो टैंग डायनेस्टी करीब 300 ईयर्स तक पावर में रही थी, फ्रॉम 7th to 10th सेंचुरीज़। इसकी कैपिटल थी शियान। टैंग डायनेस्टी की कैपिटल थी शियान, जो कि उस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक थी। और वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जाते थे, टर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज़ एंड कोरियंस। तो जो टांग एम्पायर था वो एक ब्यूरोक्रेसी द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था, और जो लोग उस ब्यूरोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे कंट्री के, तो उनके लिए एक एग्जामिनेशन हुआ करता था। और ये एग्जामिनेशन सभी के लिए ओपन था जो भी इसमें अपीयर होना चाहते थे। तो ये जो सिस्टम था ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करने का, ये 1911 तक चलता रहा था चाइना में। तो आपको क्या लगता है, इन व्हाट वेज वाज दिस सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रेवलेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? अभी हमने जो इलेक्शन का सिस्टम पढ़ा था एक इंस्क्रिप्शन में से, तो उससे ये कितना डिफरेंट था? येस, डिफरेंट था, बिकॉज हमने अभी पढ़ा था चोला डायनेस्टी में जो कमिटीज़ होती थी, सभा होती थी, उसमें इलेक्शन के द्वारा मेंबर्स का सिलेक्शन होता था कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन चाइना में इट वाज थ्रू एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन होता था। प्लस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते थे। जो रिच लोग होते थे, जो जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी, घर होता था, तो ऐसे बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पर ही लोग अपना नाम डाल सकते थे सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था, इट वाज ओपन टू ऑल। यहाँ पर सभी के लिए ओपन था जिनको भी पार्टिसिपेट करना है। तो ऐसे बहुत सारे वेज थे जिससे ये सिस्टम डिफरेंट था हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सिस्टम से।